हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। क्या आपने कभी ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट की है और क्या आप जानते भी हैं कि ईटीएफ्स होते क्या हैं? आज की वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा पाशा जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट डेक्सन इन्वेस्टमेंट्स। मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो। Thank you, Shuja. Glad to be here. ओके, थैंक यू। मुस्तफ़ा, बताइए आम लोगों के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए कि ईटीएफ्स होते क्या हैं। ऑफ कोर्स मैं ये बताता चलूँ कि ईटीएफ स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब मुस्तफ़ा बताएं कि ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ईटीएफ्स क्या होते हैं? Sure, Shuja. So I'm sure जो नाजरीन जो देख रहे हैं, they may be familiar with what a mutual fund is. So an ETF is similar to a mutual fund in the sense कि instead of buying one single security या stock, investor जो है they invest in a diversified pool of investments जिसके अंदर multiple stocks या multiple securities हो सकती हैं. तो जैसे mutual fund is a diversified pool of those kind of securities and ETF is a similar structure. तो ETF और म्यूचुअल फंड इन दैट सेंस आर सिमिलर, मगर इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं. वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इज दैट के इन हाउ दे ट्रेड. तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपको पता है वो एसेंशियली प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होते हैं. व्हेन आई से प्राइमरी मार्केट में आई मीन जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो ही उसके यूनिट्स को इशू या रिडीम कर सकता है. सो एसेंशियली एज एन इन्वेस्टर यू कैन ओनली ट्रेड दोज mutual funds at the end of each day at the calculated net asset value या the unit price which is issued by the asset manager. तो वो आप उनकी जो ट्रेडिंग होती है वो at the end of the day होती है and you can only do it with the asset manager in question. ETFs on the other hand generally listed होते हैं stock exchange के ऊपर या various exchanges के ऊपर around the world and they trade throughout the day like any individual stock. So that's one fundamental difference between them in terms of how they trade. The other difference that we would normally see between a mutual fund and an ETF is in terms of investment style या investment strategy. Mutual funds often जो हैं active management करते हैं, उनके पीछे fund management की research की team होती है and they're actively selecting stocks, picking sectors, underweighting, overweighting different index constituents. On the other hand, ETFs primarily जो है passive investment vehicles होते हैं जो index track करते हैं. So whether that is a fixed income ETF, a money market ETF, commodity ETF या stock market या equity का ETF वो generally track कर रहे होते हैं their respective sector या asset class. तो Right. एक ये भी दूसरा फर्क होता है कि in terms of active versus passive. The third major probably difference between funds and ETFs is that इनकी cost में म्यूचुअल फंड्स जैसे अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूँ जो स्टॉक म्यूचुअल फंड्स होते हैं जनरली दे मे हैव एक्सपेंस रेशियोज ऑफ अराउंड 2 to 3% जिसके अंदर उनकी मैनेजमेंट फी एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट्स होती हैं. ETFs ऑन द अदर हैंड बिकॉज देयर पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स और उनको मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी टीम्स की जरूरत नहीं होती. तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग होती है वो निस्बतन कम होती है एंड इट कैन जनरली बी अंडर 0.5%. So that's the third big difference between a mutual fund and an ETF in terms of the cost that is borne by the investor. राइट. अच्छा मुस्तफ़ा, इसके अलावा ये भी अपने नाजरीन को बताएं कि जो फ़ंड बनता है वो बास्केट ऑफ एसेट होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक फंड है तो उसकी बास्केट ऐसी भी बनाई जा सकती है कि जी उसमें टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स रख दिए जाएं. फिर एक ऐसा भी बास्केट हो सकती है जिसमें सिर्फ लेट्स से कि फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हैं या बैंक्स के स्टॉक्स हैं. डिफरेंट सेक्टर का बास्केट हो सकती है. तो थोड़ा इसको बताइए इसके बारे में. बिल्कुल. So you can do that in both an ETF and as well as a mutual fund. Yeah. So for example, you can have if I start from a very basic kind of mutual fund in the stock market, so you will have a plain vanilla stock fund जिसके अंदर वो it will invest across the depth and breadth of the stock market और जो fund management team है उसके पीछे they will choose and pick the relative sectors and stocks उसके अंदर. फिर क्या होता है कि you can obviously have more specialized funds. So for example और हमारी market में भी हैं there may be funds which are specialized towards a certain theme या a certain sector. तो for example एक आपका energy focused fund होगा तो that will primarily be investing in energy and exploration जो companies होती हैं, power companies होती हैं, oil and marketing gas companies होती हैं. तो वो फोकस अपना पोर्टफोलियो उन सेक्टर्स के ऊपर करेगा एज पर देयर थीम. या आपका फाइनेंशियल सेक्टर का फंड या ईटीएफ हो सकता है जो परहैप्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सेक्टर्स के ऊपर फोकस करता है. तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट व्हीकल्स एज पर
the market requirements and as per the investor demand कि आप sector specialization कर सकते हैं, asset class specialization कर सकते हैं. You can even have different trading themes, right? कि आप momentum का theme रख लें, आप undervaluation की theme रख लें, आप dividend की theme रख लें. तो वो asset manager के ऊपर depend करता है कि what kind of theme he feels would appeal most to investors और जो एक अच्छा return दे सकती है. अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जो आपने कहा ना मोमेंटम की थीम, तो ये बताएं मोमेंटम की थीम क्या होती है? मोमेंटम की थीम कुड बी कि फॉर एग्जांपल इफ यूर जैसे हम जनरली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वी नो के जैसे आप भी अपने शो में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो जनरली फॉर अ मोमेंटम ईटीएफ यू वुड परहैप्स लुक एट द टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड टू जज द मोमेंटम ऑफ अ स्टॉक और उसके अंदर आप एक फिल्टर बनाएंगे कि जी बेस्ड ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स वी हैव सेलेक्टेड टू फिल्टर आउट स्टॉक्स हम उसको जो पोर्टफोलियो उसको उस हिसाब से बिल्ड करेंगे. So, you could perhaps use moving averages, you could use retracement, you could use RSI, whatever the filter that you want in a technical indicator, you could use those to filter the stocks that you want. तो इसके अंदर ये कि ज़ाहिर पाकिस्तान में कि अभी ETFs is a relatively newer concept और अभी तक जो हमारे पास जो इंडस्ट्री के अंदर जो ETFs हैं they're still of a very small size. I think लगभग अभी शायद 2-3 8 अरब है रुपए सिर्फ। के ETFs हैं पाकिस्तान के अंदर जो फंड साइज है मगर इंटरनेशनली वी नो के जो ETFs हैं दे आर ऑलमोस्ट $14 ट्रिलियन इन AUM अब उनका साइज हो चुका है दुनिया भर में एंड आप अगर जाके वहाँ ETFs देखें तो वो हजारों की तादाद में डिफरेंट ETFs हैं हर एसेट क्लास के हर थीम के लेवरेज के शॉर्ट होने के तो देर इज अ होल प्लेथोरा ऑफ ETFs जो ग्लोबली आप अवेलेबल इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्ले डिफरेंट थीम्स डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट एसेट्स. राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने व्यूज़ को बता दूं कि जैसे कि मुस्तफ़ा ने अब तक ये बात की है कि ये ETFs जो हैं उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये ETFs स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और वहाँ पे ट्रेड करते हैं जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक. और आप जाके चेक भी कर सकते हैं अगर आप PSX के डेटा पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे जो सर्च का बॉक्स है उसमें आप ETFs लिखें तो वो आपको ETFs दिखा देगा सारे जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं. तकरीबन 8 हैं, उसमें से एक जो है वो मनी मार्केट का ETF भी है. अगर आप देखना चाहें कि उस ETF में क्या है, कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं उसमें, तो फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे और एक अंडरलाइंग बास्केट आपको नज़र आएगा लिखा हुआ. वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो उस फंड में जितने भी डिफरेंट स्टॉक्स हैं और जिस प्रोपोर्शंस हैं उसका वो आपको डिटेल दे देगा. तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में ये वाले स्टॉक्स हैं एंड दिस इज़ द वे यू कैन सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अपना भी होमवर्क कर सकते हैं. हमारे पास जो अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो एक ही फ़ंड है HBL का और उसमें अगर जाके देखा जाए तो उसमें T-bills जो हैं वो हैं. तो अब इन्वेस्टर्स, चूँकि जैसा आपने खुद ही कहा कि ये रिलेटिवली नए हैं और लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है इन्वेस्टर्स की, तो हम देखते ये कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं. तो क्या ये फिनोमेना दुनिया भर में ऐसा ही होता है या पाकिस्तान में चूँकि नया कॉन्सेप्ट है इसलिए इसमें भी वॉल्यूम्स कम हैं? राइट, बिल्कुल. आई थिंक द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो जैसे मैंने ग्लोबली मेंशन किया था कि जो ETFs हैं लगभग अराउंड $14 ट्रिलियन वर्थ के हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मार्केट जो US मार्केट है. अगर उसका हम हवाला दे दें सिंपली, US में जो ETFs हैं वो तकरीबन $10 ट्रिलियन के हैं. और अगर मैं कंपेयर करूं उसको टू म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स का जो साइज है इन द US इज अबाउट $20 to $25 ट्रिलियन. So over there, ETFs, in terms of the investment industry, comprise perhaps almost 25 to 30% of the total money that is being managed. ठीक है जी. If we come a bit closer to home, to our region, अगर आप इंडिया में देखें, India is not a similar story, मगर it's getting there. इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज इज प्रॉब्ली अराउंड $900 बिलियन की ये टोटल AUM मैनेज करते हैं एंड अबाउट $100 बिलियन के उनके पास ETFs हैं and they have a wide variety of them. तो वहाँ पे जो ETFs as a percentage of the investment industry is about 10 to 15%. पाकिस्तान में of course the situation is very different. यहाँ पे अगर suppose आज म्यूचुअल फंड्स $4 ट्रिलियन के हैं और जैसे मैंने कहा कि जो ETFs हैं उनका अभी फंड साइज 2-4 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो they're probably less than 0.1% of the total AUM that is being managed in the investment industry compared to India, which is at 10-15%, and the US, which is 25 to 30%. What's important to know is that, for example, अगर आप US में देखें and you look at the long-term history of these ETFs, they are amongst the fastest growing investment vehicles. I think over the last 15 to 20 years,
इनकी जो ग्रोथ है अराउंड 20% पर एनम रही है। अगर आप इंडिया की एग्जांपल लें तो वहाँ तो ग्रोथ इज इवन स्ट्रॉन्गर। आई थिंक इन द लास्ट 5 years वहाँ पे ETFs हैव गॉन अप बाय मोर देन 5 times। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है, ऑलमोस्ट 600% की, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे मैनेज इन इंडिया। तो पाकिस्तान में इट्स अर्ली डेज येट, एंड यस आई वुड इमेजिन जो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड, जब हम ETF की बात करते हैं पाकिस्तान में, कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है और जो लिक्विडिटी अवेलेबल है वो निस्बतन कम है। देखें, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी रिडेम्पशन करना जिम्मेदारी होती है एसेट मैनेजर की। तो आप चाहे 1 लाख की कर रहे हो, 1 करोड़ की कर रहे हो, या 1 अरब रुपए की रिडेम्पशन कर रहे हो, वो पैसे जनरेट करना और वो लिक्विडिटी जनरेट करना एसेट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, वो आपको करके देता है। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the investor to find a buyer for his units. बिल्कुल। For an ETF though, that is the case कि जी अगर आपको अपने यूनिट या अपने एग्जिट लेना है तो you have to find a buyer for your units on the exchange। और अगर इन ETFs में ट्रेडिंग उस दिन थिन है या क्या कहते हैं नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आपको अपने यूनिट्स डिस्काउंट पे बेचना पड़े। मगर लाइक आई सेड, इट्स अर्ली डेज येट, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो ये अभी डेवलप हो रहे हैं। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एज द ईयर्स गो बाय कि इनके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी पिकअप होंगे, इनके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आवाम के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी बड़े होंगे, और एंड दे विल स्प्रेड अक्रॉस टू डिफरेंट एसेट क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइए, जैसे आपने कहा ना कि आपने यूएस की एग्जांपल दी, बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे, और जो म्यूचुअल फंड और ETFs में फ़र्क जो है वो गैप कम होता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन इज़ कि क्यों ETFs इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं? क्या इसकी वजह से बिकॉज वो लो रिस्क हैं? और एक फिर ये मिथ भी बताइए कि मिथ है कि ETFs जो हैं वो ज़्यादातर लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? So I don't think ETFs are for low risk investors. ETFs in themselves can be very high risk in terms of the underlying asset. किसी भी चीज को high risk, medium risk या low risk डिफाइन करने के लिए आप उसके अंडरलाइंग एक्सपोजर्स देखना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल इन द US यू हैव ए ETF जिसका टिकर है 3X ट्रिपल क्यू, विच बेसिकली मीन्स के वो ट्रिपल क्यू फॉलो करता है या नैस्डैक फॉलो करता है एज एन इंडेक्स, विच इज अ इक्विटी मार्केट इंडेक्स, टेक स्टॉक्स की प्राइमरली, मगर वो 3X लेवरेज होके वो करता है। तो उसकी जो अगर नैस्डैक जो है 1% बढ़ेगा तो वो 3% बढ़ेगा, एंड सिमिलरली अगर नैस्डैक 1% नीचे जाएगा तो वो ETF 3% नीचे जाएगा। तो ETF इन इट सेल्फ इज नॉट लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। ETF इज जस्ट अ व्हीकल, उसके अंदर जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं। तो जैसे आपने HBL मनी मार्केट या फिक्स्ड इनकम ETF का हवाला दिया, दैट ऑन द रिस्क स्पेक्ट्रम वुड बी रिलेटिवली लोअर, बिकॉज उसके अंदर अगर T-bills या फिक्स्ड इनकम के सॉवरेन रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो एक लो रिस्क ETF है। ऑन द अदर हैंड ए हाई रिस्क ETF विच इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, उसकी जो रिस्क रेटिंग होगी वो ऑब्वियसली हाई होगी। तो अच्छा, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि क्यों US में ETFs इतने पॉपुलर हैं वहाँ पे लोग, और क्योंकि वहाँ पे क्या लिक्विडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे एंटर करना, एग्जिट करना इज़ रिलेटिवली ईजियर। Right. So I think the main reason why ETFs are very popular globally and especially United States में, जहाँ पे over 70% of दुनिया के ETFs US से ही आते हैं। जैसे मैंने कहा $14 trillion का टोटल AUM है ETFs का दुनिया भर में, उसमें से $10 trillion तो US का अपना है। तो they're the biggest market of course for ETFs. And the reason why they've become so popular is that कि देखें इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर भी साइकिल्स आते हैं। एक साइकिल था कि जब लोग जो हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते थे एंड दे वुड चेस स्टार फंड मैनेजर्स, ठीक है जी। फिर जब लोगों ने डेटा देखना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जी इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एनी क्वालिफाइड फंड मैनेजर इवन विद हिज रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और उसके पास जो भी टूल्स हैं टू कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द इंडेक्स। और फिर इनको क्रिटिसिज्म ये भी होती थी फंड मैनेजर्स को कि ये फीस काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। तो फिर Vanguard actually was the sort of brainchild behind launching the concept of ETF as an investment vehicle, कि जिसने उसने कहा था कि हम passive index investing करेंगे and हम low cost fee structure रखेंगे ताकि the broader investor community और जो आवाम है वो invest कर सके and they can get the benefits of exposure to the stock market without paying those heavy fees. So given that they are very liquid, given that they are low cost, given that they generally track
their index without any significant deviation, जैसे एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हो सकती है कि जहाँ पे एक फंड मैनेजर एक्टिवली अगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है वो या तो आउट परफॉर्म कर जाएगा या अंडर परफॉर्म कर जाएगा। ईटीएफ में इतना रिस्क नहीं होता डिविएशन का। तो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव बिकम सो पॉपुलर, दैट दे कैन ट्रैक द इंडेक्स क्वाइट क्लोजली, दे आर लो कॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स अब इनका जितना साइज हो गया है $10 ट्रिलियन का कि वो बहुत लिक्विड भी हैं, तो इवन द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस एंड द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द यूएस कैन यूज देम टू अचीव देयर इन्वेस्टमेंट गोल्स। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़ाहिर है कि मैं बताना चलूँ कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट है तो आप बआसानी ईटीएफ्स को ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ऑल यू नीड इज़ कि आपका एक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट होना चाहिए। दिस इज़ ऑफ कोर्स डिफरेंट देन म्यूचुअल फ़ंड, जहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फ़ंड होते हैं वो उन्हीं के पास जाके इन्वेस्टमेंट करनी होती है, रिडीम अगर करना हो, पैसे निकालने हो तो उन्हीं के पास फिर आपको जो है जाके रिडीम कराना होता है अपने पैसे निकालने के लिए। अच्छा, अब मुस्तफ़ा एक ये की क्वेश्चन है और वो ये कि पाकिस्तान में जो ETFs हैं, ठीक है, अभी नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? So I think first of all, जो asset managers खुद हैं, I think they have a responsibility in terms of offering a good sort of product slate to the investors, ताकि जब investors ETFs की तरफ आते हैं तो उनको at least ये आइडिया हो कि जी ETF आपको हर कैटेगरी के मिलेंगे, आपको शरिया कंप्लाइंट ETF भी मिलेंगे, आपको कन्वेंशनल ETF भी मिलेंगे, आपको मनी मार्केट के भी अवेलेबल होंगे, आपके पास इनकम फंड के भी होंगे, आपके पास मनी मार्केट के भी होंगे, एंड दे शुड हैव अ फुल प्रोडक्ट स्लेट। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डूइंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पुशिंग द ETF प्रोडक्ट आउट देयर इज इम्पोर्टेंट। ज़ाहिर इन्वेस्टर एजुकेशन जो है इज समथिंग दैट आई थिंक एज एन इंडस्ट्री, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन। जैसे हमने देखा था, आपने देखा होगा कि बड़ी फेमस एड कैंपेन थी जो इंडिया में चली थी, म्यूचुअल फंड सही है। तो समथिंग सिमिलर लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हम जो इतनी बड़ी हमारी आवाम है, और हमें पता है कि इन्वेस्टर बेस बहुत नैरो है, तो वहाँ पे आप एजुकेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को एक्सेस दें। एंड द वन ग्रेट थिंग आई थिंक, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी स्टॉक मार्केट की जो बात कर रहे हैं कि इट्स बिन अनस्टॉपेबल, वो एक रनवे ट्रेन की तरह रैली कर रही है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। और ऑफन लोग जो पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो तो 2007-8 का ड्रॉ कर रहे हैं एंड 2016-17 का ड्रॉ कर रहे हैं, जब मार्केट अपने सिक्लिकल पीक्स पे हिट कर रही थी इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूएशंस, और फिर लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं कि जी आज कितना है, उस टाइम पे कितना है, तो मार्केट में अभी पोटेंशियल अपसाइड कितना है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो 2007 और 2017 में थी जो आज नहीं है। मगर आज जो हमारे पास चीज है जो पहले नहीं थी इज बेसिकली टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन है, 3G है, 4G है, आपके पास एप्स हैं थ्रू विच यू कैन एट द क्लिक ऑफ अ बटन open an account with a broker, open an account with a mutual fund and get access to the markets. तो ये एक बहुत बड़ा differentiator and मेरे हिसाब से game changer है in terms of the future growth of the investor base in Pakistan and the future growth of capital markets. Because आप अगर पिछले कोई भी stock market rallies देख लें, उसके अंदर retail investor participation कभी हुई नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये पहली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि क्रिप्टो के ऊपर कि जी पाकिस्तान में पता नहीं $30 बिलियन के क्रिप्टो वॉलेट्स हैं और उनका एनुअल टर्नओवर पता नहीं ओवर $100 बिलियन है। एंड it seems like a lot of big numbers which are thrown at us जो we find hard to believe. So if that liquidity can also be channeled here and now people actually have the access, right? हुआ क्या था बिटकॉइन में भी कि जी बिटकॉइन जब चढ़ रहा था और उसके ऊपर इतना बज और एक्साइटमेंट थी, तो पीपल वर एबल टू एक्सेस इट वेरी इजीली। तो यहाँ PSX में भी एक सिमिलर चीज हो सकती है। यहाँ पे एक बज है, एक्साइटमेंट है, मार्केट इज अप 300% इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और अब आपके पास एक्सेस के चैनल्स भी हैं थ्रू डिजिटल मीन्स। तो दैट कैन आई थिंक क्रिएट अ लॉट ऑफ बज अराउंड इट, एंड this is something that the regulators and the policymakers should focus on, can make it easier। KYC, AML और जो आपको मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो रेगुलेशंस फॉलो करना है, यस वो अपनी जगह है, मगर यूज टेक्नोलॉजी टू मेक अकाउंट ओपनिंग एंड एक्सेस इजियर, डोंट मेक इट हार्डर।
राइट नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपने मुस्तफ़ा जो ये मेंशन किया है। लेट्स होप कि इसकी तरफ काम हो। वन लास्ट थिंग कि और ये नाजरीन के लिए कि हमारे पास जो ETFs हैं लिस्ट हुए हुए उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं, JS का जो बैंकिंग ETF था, ये तकरीबन 2 साल पहले लॉन्च हुआ था 10 रुपये में, और ये 40 रुपीज़ तक इसकी प्राइस गई थी। अगेन वॉल्यूम्स कम हैं, बट ऑफकोर्स जिसने भी इन्वेस्ट किया था अगर छोटा अमाउंट भी, तो उसको अच्छे 4 टाइम्स रिटर्न मिला है इन द लास्ट 2 ईयर्स। इसी तरह से जो दूसरे भी फंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनके रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्ट, एक लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन मुस्तफ़ा, कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहिए ETFs में अपना होमवर्क ज़रूर करें और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज की। देखें, हमारे पास एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, यू नो, इन जहाँ पे भी मैं जाता हूँ एंड आई मीट पीपल, एंड वो यही कहते हैं कि जी आप हमें बताएं कि व्हाट शुड वी इन्वेस्ट इन। एंड आई थिंक ये एक नेचुरल चीज़ है कि वी ऑलवेज लुक फॉर टिप्स, वी ऑलवेज लुक फॉर क्विक टर्न अराउंड। और आई थिंक लोग स्टॉक मार्केट को या म्यूचुअल फंड्स या ETFs जो ये व्हीकल्स हैं टू एक्सेस द स्टॉक मार्केट, हम ऑफन स्टॉक मार्केट को एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं कि जी मैं स्टॉक मार्केट में आज एंटर करूंगा, 1 हफ्ते बाद निकल आऊंगा, 3 महीने बाद निकल आऊंगा, 6 महीने बाद निकल आऊंगा। आई थिंक इस मेंटालिटी से हमें दूर होना चाहिए। एंड वी शुड लुक एट द स्टॉक मार्केट एज अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, जो ये जिंदगी भर आप लेके चलते हैं। ठीक है, उसकी एलोकेशंस चेंज हो सकती हैं, परसेंटेज चेंज हो सकती है, वेट चेंज हो सकता है, मगर स्टॉक मार्केट ये चीज नहीं है कि जब आप आज जाएं और आप कहें कि जी मैं 3 महीने बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। दिस इज समथिंग लाइफ लॉन्ग। एट द स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी यू शुड बी इन्वेस्टिंग एंड यू शुड बी डूइंग इट टिल द एंड ऑफ इट। तो ये आई थिंक एक मेंटालिटी एंड दैट्स व्हाट वी शुड बी पुशिंग, कि एज चाहे हम हैं इंडस्ट्री वाले जो काम करते हैं इन मार्केट्स में, या जो रेगुलेटर्स हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये फीचर पुश करना चाहिए कि जी स्टॉक मार्केट ये आज के लिए नहीं है, अगले 3 महीने के लिए नहीं है, ये अगले 20, 30, 40, 50 ईयर्स की एक जर्नी है जो हर इन्वेस्टर को करनी चाहिए। ठीक है मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच।